नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद ऑनलाइन एकेडमी पर। मैं ओम आनंद आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज की, और यह थ्योरी सीरीज है, आपको यह मालूम है। और हमने इससे पहले 4 क्लासें ले लिया है, और अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप आनंद ऑनलाइन एकेडमी पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो बात किया था अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में, हमने खुमान रासो और बिसल देव रासो पर बात कर लिया है, और आज हम लोग चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो पर बात करेंगे। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं, और क्लास प्रारंभ करने से पहले आप लोग कलम और कॉपी लेकर जो है थ्योरी सीरीज का नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए, और अपने मित्रों को जो है इसके बारे में बताया करिए, क्योंकि केवल अकेले जो है ज्ञान रखने से जो है वो फल नहीं देता है, क्योंकि ज्ञान का विस्तार होना जरूरी है। जो पानी एक जगह ठहर जाता है उसमें जो है कीड़े जमने लगते हैं, और जो गंगा जल यानी जो जल जो है प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, वही जो है निर्मल रहता है। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि अपने तक ही ज्ञान सीमित नहीं रखिए, उसको प्रवाह में बहाते रहिए, एक दूसरे मित्रों को भी बताते रहिए इस आनंद ऑनलाइन एकेडमी के बारे में। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग बात कर चुके हैं बिसल देव रासो तक, और आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के विषय में। पृथ्वीराज रासो के विषय में। तो अब देखिए शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं पृथ्वीराज रासो के विषय में। चंद्रवरदाई से यहाँ से क्लास शुरू करना है। तो पृथ्वीराज, अब देखिए नोट्स आप लोग लेके तैयार हो जाइए। अब यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं कि चंद्रवरदाई का जो समय काल है वो संवत 1225 से 1249, यानी चंद्रवरदाई का समय शुक्ल जी जो बता रहे हैं 1225 से 1249 का समय जो है चंद्रवरदाई का समय बता रहे हैं। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि, यानी ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि, यानी शुक्ल जी के अनुसार अगर पूछेगा एग्जामिनर कि शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माने हैं, तो चंद्रवरदाई को। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वी के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। यानी ये पृथ्वीराज राजा के जो है सामंत भी थे और राजकवि भी थे। सामंत का मतलब उनके साथ रहने वाले जो मंत्री कहते हैं जिसको आज के समय में, वही सामंत होते थे। अब आगे बता रहे हैं शुक्ल जी कि इससे इनके नाम में भावुक इससे इनके नाम से भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। यानी चंद्रवरदाई का नाम सुनते ही हिंदुओं के हृदय में एक भावुकता का विशेष प्रकार का आकर्षण है, शुक्ल जी बता रहे हैं। अब शुक्ल जी आगे बता रहे हैं कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। ये पूछेगा कि चंद्रवरदाई का कौन सा गोत्र है, तो ये जगात गोत्र है और भट्ट जाति के है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये भट्ट जाति के थे, पर ये जगात गोत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछेगा एनटीए कि जगात गोत्र नामक गोत्र में कौन उत्पन्न हुआ था, और नाम दे देगा नरपति नाल का, बिसल दे और नरपति नाल का, दलपति विजय का, पृथ्वी चंद्रवरदाई का, ऐसे ही नाम दे देगा। तो उसमें आपको जगाता नाम गोत्र का जो है उल्लेख चंद्रवरदाई के विषय में शुक्ल जी बता रहे हैं। अब शुक्ल जी आगे कर रहे हैं कि इनके पूर्वज की भूमि पंजाब में थी, यानी इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब में थी, और जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। यानी चंद्रवरदाई का जन्म जो है लाहौर में हुआ था, पर इनके पूर्वजों की जमीन जो है वो पंजाब में थी। और इनका पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी
पृथ्वीराज रासो के अनुसार शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनका जन्म और पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। पृथ्वीराज महाराज पृथ्वीराज का एक ही दिन जन्म हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा, यानी एक ही दिन संसार को छोड़े, यानी मोहम्मद गोरी को जो मारे तो वही जो है वही चंद्रवरदाई जो है पहले पृथ्वीराज को मारे और फिर अपने आप को मार के, यानी एक ही दिन वो दोनों लोग जो है इस संसार को भी छोड़ के चले गए। और ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, यानी उनके मित्र भी थे और उनके मंत्री भी थे। आगे कह रहे हैं कि इनको सठ भाषा और व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि के अनेक विद्याओं में ये पारंगत थे, यानी ये तलवार के साथ साथ जो है सठ भाषा यानी 6 भाषाओं का, व्याकरण का, काव्य का, साहित्य का, छंद शास्त्र का, ज्योतिष का, पुराण का, नाटक का आदि अनेक विद्याओं में पारंगत है। अब देखिए कवि तो थे ही ये, तो काव्य और साहित्य और छंद शास्त्र ये तो सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण की भी रचना कर लिए होंगे, काव्य की भी कर लिए होंगे, साहित्य की भी कर देंगे और छंद शास्त्र की भी करेंगे, क्योंकि 69 समय सर्ग और इसमें लिखा गया और मुख्य रूप से त्राटक छंद जो है वो पृथ्वीराज रासो में माना जाता है। तो ये छंद शास्त्र की रचना तो कर सकते हैं, पर ज्योतिष और ये पुराण, ये 2 चीज ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक तो सठ भाषा का, यानी चंद्रवरदाई जो है कितने भाषाओं के जानकार थे, तो सठ भाषा यानी 6 भाषाओं के, और ज्योतिष और पुराण, नाटक तो जानते ही हैं आप लोग कि ये लिखी रहे थे, पर ये पुराण और ये ज्योतिष, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और सब तो आप लोग जानते ही होंगे, पर ये 3 चीजें जो शुक्ल जी बता रहे हैं कि सठ भाषा और ज्योतिष और पुराण ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ज्योतिष, पुराण और सठ भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, नाटक ये तो सभी लोग जानते हैं, पर जो है जो नहीं जानते वो है ज्योतिष, पुराण और सठ भाषा। सठ भाषा यानी चंद्रवरदाई को कितनी भाषाएं आती थी, तो 6 भाषाएं, उसी को शुक्ल जी कह रहे हैं सठ भाषा। आगे चलते हैं, इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट माना जाता है। अगर पूछेगा कि जालंधरी देवी का इष्ट किसे माना गया है, तो वो चंद्रवरदाई को लिए कहा गया है। ठीक है, ये जालंधरी देवी का इष्ट थे, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य, यानी जिसके बारे में जो है जो दिखाई नहीं देता था वह भी ये काव्य कर सकते थे, उसको भी ये अदृष्ट काव्य कर सकते थे। और इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता, यानी ये कवि थे और ये उनके साथ ही सखा, मंत्री और सब कुछ, सामंत भी थे, कवि भी थे, सखा भी थे उनके। तो उनकी रचनाओं में इनका भी समालोक है, यानी दोनों लोग साथ साथ हैं। तो यही कह रहे हैं शुक्ल जी कि ऐसा मिला जुला है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, पृथ्वीराज के जीवन के साथ इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में महाराज के साथ ही रहा करते थे। वही बताया हमने ना कि जब सखा है, सामंत भी हैं, कवि भी है, तीनों हैं, तो युद्ध करने जाएंगे तो वहां तलवार भी चला रहे हैं और कलम भी चला रहे हैं। आखेट में यानी राजा के साथ आखेटक में जा रहे हैं, जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, उनके साथ में जा रहे हैं। सभा में है तो मंत्री हैं तो उनके साथ रहेंगे, यात्रा में है तो उनसे परामर्श सखा के रूप में लेंगे। तो ये चीज है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे, यानी जहां जो भी बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। अब आगे बता रहे हैं शुक्ल जी जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ बता रहे हैं। अब शुक्ल जी यहाँ पे 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ बता रहे हैं। और हमने पिछली वाले क्लास में वहां शुक्ल जी देखिए बताए थे बीसल देव रासो कितने पृष्ठों का, 100 पृष्ठों का। बीसल देव रासो को शुक्ल जी कितने पृष्ठों का बताया है, 100 पृष्ठों का बताया है। और इसको 2500 पृष्ठों का आप ये याद रखिएगा कि पूछ देगा कि पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने कितने हजार ग्रंथों का बड़ा ग्रंथ माना है। 2500, 2500 ग्रंथों का, 2500 का और 2600 का
और 2550 का, तो आप 2500 पृष्ठों का आंसर में जो है टिक करेंगे, 2500 पृष्ठों का। और इसमें समय समय सर्गों की संख्या जो है 69 बताई है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय बताए गए हैं। और प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्राचीन समय में उस समय जितने भी छंद थे सबका व्यवहार हुआ, यानी 69 समय सर्ग और 68 छंद माने गए हैं। पृथ्वीराज रासो में ये 69 समय सर्ग है, समय समय सर्ग या अध्याय जो भी कहना है यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि सर्ग या अध्याय। और 68 जो है छंद हैं इसमें। शुक्ल जी ने कितने छंद बताए हैं? 68 छंद पृथ्वीराज रासो में है, इसको नोट करिएगा। और मुख्य छंद बताए हैं कवित्त यानी छप्पय, दोहा, त्रोमर, त्राटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग, अब शुक्ल जी यहाँ पे नई बात बता रहे हैं कि जैसे कादम्बरी के संबंध में ये प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था, जैसे यहाँ पे जो है जब जो है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को शहाबुद्दीन गौरी जो है बंधक बना के ले जाता है, तो वहीं पे जो है चंद्रवरदाई भी चले जाते हैं। तो अब ये पृथ्वीराज रासो लिखेगा कौन? तो वही कह रहे हैं कि इसको पूरा करने का काम आगे देखेंगे हम लोग को चौपाई है कि पुस्तक हत्थल जड़ दिन चल गज्जन ने प्रकाश, आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो वही लिखे हैं शुक्ल जी कि जैसे कादम्बरी के संबंध में जो है बाण के पुत्र ने उसे पूरा किया था, उसी प्रकार वैसे ही शुक्ल जी कर यहाँ कि ठीक वैसे ही रासो के पिछले भाग का चंद्र के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी वहीं गए और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया और जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने का और उसके पूरा किए जाने का उल्लेख रासो में मिलता है। यानी ये पूछेगा कि पुस्तक को जो है पूरा करने का और सौंपे जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पृथ्वीराज रासो में ही मिलता है। अब यहाँ शुक्ल जी ये देखिए पंक्ति दिए हैं कि पुस्तक जल्हड़ हथ देन चल गज्जन निपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्यजमी, पृथ्वीराज सुजस कविचंद कृत चदनंदन उद्धर्यतमी। अब यहाँ ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है और ये पूछेगा किससे लिया गया है, तो ये पृथ्वीराज रासो से लिया गया है और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये पूछा भी है एनटीए ने कि यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है और किसकी रचना है, तो ये जो है ये रचना जो है पृथ्वीराज रासो से चंद्रवरदाई की रचना है। आगे चलते हैं हम। अब शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के बारे में बताएंगे कि यह मतलब पृथ्वीराज के वंश के बारे में बताएंगे आगे चल के। तो अब देखिए इसको नोट करिएगा आप लोग, कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न यहीं से। तो पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर के राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन किया गया है। यानी पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से कितने क्षत्रियों का उत्पत्ति मानी गई है, शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं। अब पूछ देगा एनटीए कि पृथ्वीराज में जो आबू के यज्ञ कुंड से कितने क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, ये पूछ देगा। तो कितने क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, तो 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। कितने क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, तो 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, और जिनमें चौहान के अजमेर राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन किया गया है। अब आगे कह रहे हैं कि इसमें चंद के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर, यहाँ सोमेश्वर है, सोमेश्वर के पुत्र अड़रोराज, यहाँ अड़रोराज रहेगा, अड़रोराज के पौत्र थे। यानी सोमेश्वर इनके पिता थे और अड़रोराज इनके जो है बाबा या दादा थे। आगे चलते हैं। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के मुअर तोमर राज अनंगपाल की कन्या से हुआ था। यानी दिल्ली के मुअर राजा तोमर का राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था, और अनंगपाल की 2 कन्याएं हुई थी जो सुंदरी और कमला। और सुंदरी का विवाह जो है कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था,
और कमला का जो विवाह है वो जो है पृथ्वीराज के पिता से यानी सोमेश्वर से हुआ था। अब शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि जो कमला से, जो सुंदरी और विजयपाल से जो पुत्र पैदा हुए थे, इसी जो पुत्र पैदा हुए थे वही जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति ही हुई है। और दूसरी कन्या जो कमला का विवाह है वो सोमेश्वर के साथ हुआ था। वे अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ था, जिनके पुत्र जो है पृथ्वीराज हुए थे और अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया था। यानी जयचंद और पृथ्वीराज जो है एक तरह से मौसेरे भाई हो गए। अब आगे चलते हैं, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। यानी अनंगपाल जो नाना थे पृथ्वीराज के, वे जो है अनंगपाल के, उनकी कोई संतान नहीं थी, केवल 2 कन्याएं ही थी। 2 कन्याएं ही थी, तो वो जो है पृथ्वीराज को गोद ले लिए और अपना राज्य जो है पृथ्वीराज को दे दिए। तो अजमेर और दिल्ली का राज्य जो है एक हो गया। और जयचंद को यह बात अच्छी न लगी, क्योंकि एक ही पिता की 2 पुत्रियों के, एक पुत्री के पुत्र को जो है बहुत ज्यादा मान देना और एक पुत्री के पुत्र को जो है अधिक मान नहीं देना, यही जयचंद को बहुत बुरा लग गया और यही आगे चल के शत्रुता का कारण हो जाता है। और उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सभी राजाओं को यहाँ अपने यहाँ भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। और राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए, यानी पृथ्वीराज नहीं आए। और इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्णमयी मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी और संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा के किनारे महल में भेज दिए। अब ये देखिए, ये कहानी हम अपने से नहीं बनाए हैं, ये शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शुक्ल जी ने जो बताया है हम वही पढ़ा रहे हैं। हमने कुछ अलग से कोई भी कंटेंट अलग से इसमें नहीं लिया है, केवल जो शुक्ल जी की पुस्तक में दिया है, जो शुक्ल जी बताए हैं, हमने वही लिया है। इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम बाहर से एक भी वर्ड जोड़े हैं, एक भी शब्द जोड़े, एक भी शब्द हम बाहर से नहीं लिए हैं। इसमें जो शुक्ल जी लिखे हैं हमने वही बताया है। हो सकता है यह कथा कल्पित हो या कुछ और हो, जैसे शुक्ल जी ने पहले ही बताया था कि इसमें जो है कल्पित, अगर कोई युद्ध जो है वीरता के लिए ही था, पर उसमें एक कल्पित कथा जोड़ दी जाती थी स्त्रियों को लेकर। शुक्ल जी ने इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, क्लास 4th वाली, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप आनंद ऑनलाइन एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। जो शुक्ल जी ने, हमने जो 4थी क्लास ली है उसमें शुक्ल जी ने बताया है कि युद्ध तो हुआ करते थे वीर और शौर्यता के प्रदर्शन के लिए, शौर्यता और वीरता के लिए, प्रदर्शन के लिए युद्ध तो हुआ ही करते थे, पर उसमें क्या होता था कि उसमें उस चरित्र काव्यों में, उस रासो काव्य में एक किसी स्त्री का प्रसंग लाकर उसमें कल्पित रूप से जोड़ दिया जाता था और उसी को उस कारण का युद्ध मानकर युद्ध दिखा दिया जाता था। ये शुक्ल जी ने जो है तीसरे प्रकरण में हमने जो 4थी क्लास ली है उसमें ये बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। तो वही देख रहे हैं कि यहाँ देखिए बता रहे हैं शुक्ल जी कि वही संयोगिता स्वयंवर के जो आगे बता रहे हैं शुक्ल जी कि संयोगिता का अनुराग जो है पहले से ही पृथ्वीराज पर था। अतः जब वो जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला डाल दी और इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा के किनारे महल में भेज दिया। और इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया और फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। और रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक दिल्ली पहुंच गए और वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा और राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। आगे चलते हैं। अब आगे शुक्ल जी बता रहे हैं कि बल का बहुत हाथ तो जयचंद का हो ही चुका था। यानी वहां पृथ्वीराज को जो अपनी पुत्री को बचाने के लिए जयचंद कर रहे थे, तो उनका हरास जो है बहुत पहले ही हो चुका था और उनके बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ आया। यानी एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करके हार गया है और इसी का फायदा शुक्ल जैसे बता रहे थे कि अपने में ही लड़ रहे थे
और उसी समय मुसलमान जो है आकर उन्हीं राजाओं पे जो है आक्रमण कर देते थे। अब देखिए शुक्ल जी बताएंगे और यहाँ भी एक स्त्री का वर्णन कर देंगे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि उसी उसी पृथ्वीराज रासो में एक स्त्री का और भी वर्णन है जो शहाबुद्दीन से जो है यहाँ पृथ्वीराज जो है किसी हुसैन शाह को, कोई सरदार हुसैन शाह है और एक कोई सुंदरी जो है उस पर शहाबुद्दीन आसक्त था। आगे चल के बताएंगे शुक्ल जी, कोई शहाबुद्दीन जो है किसी सुंदरी स्त्री पर आसक्त था, पर वह स्त्री शहाबुद्दीन से प्रेम नहीं करती थी, वह किसी उन्हीं के पठान सरदार से जो है प्रेम करती थी और पृथ्वीराज ने उसको शरण दिया था और इसी क्रोधवश जो है शहाबुद्दीन पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था और जयचंद अपनी पुत्री का बदला लेना चाहता था। और इसी यही एक कारण बता दिया शुक्ल जी ने कि यही पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। शुक्ल जी जो यहाँ पे बता रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने, तो हमने कोई अलग से एक भी कंटेंट नहीं लिया है, केवल जो शुक्ल जी की पुस्तक में दिया है हम वही पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए आपको मिलेगा वर्णन। तो अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाई आया पर हार गया और पकड़ा गया, यानी अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाई किया पर वह हार गया और पकड़ा गया और पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया और यह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी भेज दिए गए। और कुछ काल पीछे कविचंद भी गजनी पहुंचे और एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। वही कथा है, आप लोग जानते ही हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान, ये पंक्तियां आप लोग प्रसिद्ध ही है, जानते ही हैं। तो वही पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण मारकर शहाबुद्दीन गौरी को जो है मार देते हैं, यही कथा है। और देखिए अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण, अब यहाँ देखिए शुक्ल जी बता रहे हैं, हमने कोई अलग कंटेंट नहीं लिया है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास ही हम पढ़ा रहे हैं, उसी में यह वर्णित है। तो शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी पर आसक्त था। अब देखिए बात आ गई कि शहाबुद्दीन जो है एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी, यानी एक दूसरा सरदार था जो हुसैन शाह नाम का है, वह सुंदरी जो है उसको चाहती थी। पर अब कह रहे शुक्ल जी कि जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए, यानी वे एक दूसरे को प्रेम करते थे पर शहाबुद्दीन यह नहीं चाहता था और वह शहाबुद्दीन उसको तंग किया करता था और उसी से परेशान होकर ये पृथ्वीराज के पास भाग आए। और देखिए शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ काला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो, यानी शहाबुद्दीन ने पत्र लिखा, जैसे एक राजा दूसरे राजा को पत्र भेजता है, और शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज को यह काला भेजा था कि अपने राज्य से इन दोनों को निकाल दीजिए। फिर आगे कह रहे हैं कि पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, यानी शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। अब ये आ गए ताव में पृथ्वीराज, और अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। अब पृथ्वीराज ने कह दिया कि इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे और इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ, यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये जो है पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ, इसमें जो पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं, यानी पृथ्वीराज की विवाहों की कथा इसमें भरी पड़ी हैं। और ऊपर लिखे वृत्तांत के अनुसार वृत्तांत और रासों में दिए हुए संबंधों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है। यानी शुक्ल जी बता रहे हैं कि यह बातें जो लिखी हैं, अगर उसका वृत्तांत जो है रासो में जो दिया गया उसका अगर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो है मेल किया जाता है तो वो बिल्कुल मेल नहीं खाता है, उसमें कोई भी सम्मत उसका और ऐतिहासिक तथ्य जो है मेल नहीं खा रहा है, बिल्कुल मिल नहीं रहा है ऐतिहासिक के साथ से जो पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। और विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को ये पृथ्वीराज का जो समसामयिक है उनका, यानी उनका जो वर्तमान समय है वो किसी कवि की रचना में उनका पूरा संदेह होना जो है इसमें संदेह किया जाता है। और आगे कह रहे हैं और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया जाता है। अब शुक्ल जी इसको जाली ग्रंथ कह रहे हैं कि यह 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ, यानी ये 16वीं शताब्दी में शुक्ल जी बता रहे हैं कि यह 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ कोई जाली ग्रंथ है।
और रासों में चंगेज, अब देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसी रासों में चंगेज, तैमूर आदि के कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। और प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबत का बिल्कुल भांटों की कल्पना मानते हैं। वही कहे ना कि यह कल्पना, जैसे शुक्ल जी ने तीसरे प्रकरण की भूमिका में ही कह दिया कि उसमें जो है कवि जो चारण हैं किसी स्त्री की कल्पना करके जो है इस काव्य में जो है वर्णित कर दिए थे। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध इतिहास मर्मज्ञ जो है राय बहादुर पंडित हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं के संबंध को भाटों की कल्पना कहते हैं। यानी शुक्ल जी भी कह रहे हैं भाटों की कल्पना, और पृथ्वीराज ये इसको गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी कहते हैं कि यह कल्पना मात्रा है। और पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयनायक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है। ये नोट करिएगा कि कवि जयनायक कश्मीर के, कहाँ के, कश्मीर के, राज्यसभा के कश्मीर के कवि जयनायक, कश्मीर के कवि जयनायक ने पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा था। कौन? पृथ्वीराज विजय नामक काव्य लिखा था। तो कवि जयनायक नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय कवि जयनायक, ये इंपॉर्टेंट है। एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता, उसमें दिए हुए संबंधों तथा घटनाओं का ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। और उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है। यानी पृथ्वीराज की माता का नाम जो है कर्पूरी देवी, और वहां पे देखे थे हम लोग पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो उनकी माता का नाम कमला था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उनकी माता का नाम कमला था। अगर ये पूछेगा कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज की माता का क्या नाम था, तो कर्पूरी देवी लिखा है। नोट करिएगा, ये पूछ सकता है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार जो है पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है। आगे चलते हैं, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख से भी होता है। और उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। यानी शुक्ल जी पृथ्वीराज विजय को प्रामाणिक और समसामयिक रचना मान रहे हैं। और उसके तथा हामिर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना, पृथ्वीराज का अपने नाना को गोद जाना और राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये जितनी बातें हैं यह सब असंगत घोषित होती हैं, असंगत सिद्ध होती हैं। संयोगिता हरण, पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत होती हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुल की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेख की जांच करने पर कल्पित ठहरती है। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आबू का जो यज्ञ चौहानों आदि के 4 अग्निकुल की उत्पत्ति हुई थी, अगर उस शिलालेख को, झांसी के शिलालेख को देखा जाए तो वह भी कथा जो है कल्पित ठहरती है। यानी वह भी केवल कल्पना की उपज है, यह सत्य नहीं है। आगे कह रहे हैं शुक्ल जी, क्योंकि इनमें से सोलकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं उल्लेख नहीं है। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन राजाओं के जो सोलकी, चौहान आदि कुल के जो राजाओं के शिलालेख हैं, इनको देखे तो इनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि तो मिल रहे हैं, पर अग्निकुल का कहीं उल्लेख नहीं है। और चंद्र ने पृथ्वीराज का जन्म काल 1115 संवत बताया है। दिल्ली गोद जाना 1122 में और कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध करना 1158 में लिखा है। पर शिलालेख और दान पात्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दान पात्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमद्रदेव के, यानी महोबा के राजा परमाल को परमद्रदेव कहे हैं, के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। पर पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 1244 के बीच में है और जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 1243 के बीच में है और परमीदेव के 6 जिनके संवत 1223 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमीर देव
यानी राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी के तवारीखी से भी हो जाती है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन संवतों से अगर पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, अगर उसकी सम्यक पुष्टि फारसी के तवारीखों से भी की जाती हो, तवारीखों से भी हो जाती, तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी यानी 587 हिजरी यानी जो फारसी की तवारीख है, अगर उस फारसी की जो तारीख है अगर उससे भी जोड़ी जाती है उसकी पुष्टि के लिए, तो शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 में यानी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पर अब कह रहे शुक्ल जी आगे कि पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष का समर्थन इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासो के सब संवत में यथार्थ संवतों में 90 से 91 वर्ष का अंतर का एक नियम पड़ता है। अब ये देखिए पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी जो हैं एक आनंद संवत की बात करते हैं। अब विक्रम संवत और पंडित मोहनलाल पांडे जो है आनंद संवत की यहाँ पे बात करेंगे। जो देखिए शुक्ल जी बताएंगे कि उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इस धारणा को लिए हुए उन्होंने रासु के इस दोहे को पकड़ा, यानी यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यह रासो पंक्ति से, ये पृथ्वीराज रासो से ही है और ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, नोट करिएगा। ये पंडित विष्णु मोहनलाल पांड्या जी ने कहा है, यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। 1-10 से पंचदह विक्रम साख आनंद, 1-10 से पंचदह विक्रम साख आनंद, तेहि रिपुजय पुरहरन को भई पृथ्वीराज नरिद। यानी और विक्रम शक आनंद का अर्थ क्रियाय शून्य और नद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत है। अब क्यों यह 90 वर्ष घटाए गए हैं, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, नंदवंशी शूद्र थे, इसीलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाइयों ने निकाल दिया। इस प्रकार विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी एक प्रकार का समाधान नहीं होता है। आज तक और कहीं प्रचलित संवतों में कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90 से 91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासो के संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम के पकड़कर। ऊपर जो दोहे उद्धृत किए गए हैं उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंदी पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है कि 11 पंचदह विक्रम जिस धर्मसूत्र त्रैसाक पथिराज को लिस्यो विप्र गुण गुप्त। यानी इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकला गया है, 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा गया है। अब दूसरी बात यह है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त यानी प्रतीत होता है। बात संवत ही तक ही नहीं, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। मानो कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह रासो जो है कोई इतिहास थोड़ी है, यह तो जो है काव्य ग्रंथ है, यह तो कवि चारणों द्वारा लिखा गया रास ग्रंथ है। इसमें कुछ कथाएं कल्पित भी हो सकती हैं और इसमें आनंद संवत को जो विद्वान जो है अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं। पंडित विष्णु मोहनलाल पांड्या जो है अनंत कह रहे हैं और कोई विद्वान कह रहे हैं शुक्ल जी की अनंत पाठ कह रहे हैं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस पर बहस करना जो है इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाओं से जो भरी पड़ी है, इसको कह रहे हैं शुक्ल जी की यह इतिहास के विरुद्ध है और कल्पित घटनाएं इसमें जो है बहुत भरी पड़ी हैं, यानी कल्पना की गई है। यानी चंद्रबरदाई की जो है कल्पना की उपज है, यह कल्पना से यह घटनाएं भरी पड़ी हैं। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि मानो कि रासो इतिहास नहीं, यह काव्य ग्रंथ है। यानी
जो इसको अगर इतिहास से मिला रहे हैं तो यह इतिहास ग्रंथ थोड़ी है कि यह इतिहास से मिलेगा, यह तो काव्य ग्रंथ है, शुक्ल जी कह रहे हैं। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलट फेर नहीं किया जाता। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि ठीक है काव्य ग्रंथ भी है, पर काव्य ग्रंथों में ऐसी सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलट फेर भी नहीं किया जाता। अब आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि जयनायक का अगर पृथ्वीराज विजय ले लिया जाए भी तो काव्य ग्रंथ ही है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर जयनायक का अगर पृथ्वीराज विजय तो भी काव्य ग्रंथ ही है, पर उसमें उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। यानी जयनायक का जो पृथ्वीराज विजय है उस काव्य ग्रंथ में जो घटनाएं हैं जो नाम है वह बिल्कुल ठीक ठीक मिल रही हैं। पर चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासु है उसमें घटनाएं न ऐतिहासिक वह सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आगे कह रहे हैं शुक्ल जी कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यह कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि शुक्ल जी किसको कहते हैं कि यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह किसके लिए कह रहे हैं, पृथ्वीराज रासु के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि वास्तव में यह पूरा ग्रंथ जाली है। और जाली क्यों है, शुक्ल जी ने उसका पूरा विधिवत लेख दिया है। आपने देखा है अभी कि हमने जो पढ़ाया है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसमें घटनाएं नहीं मिल रही हैं। फिर किसी मोहनलाल पांड्या जी ने जो है कहा है कि 90 और 91 वर्षों का अंतर है, कोई आनंद संवत बता रहे हैं तो कोई आनंद पाठ बता रहा है। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर ठीक है कि काव्य ग्रंथ ये इतिहास ग्रंथ नहीं है काव्य ग्रंथ है, फिर भी कोई कवि जो है कोई भी कविता लिखता है काव्य ग्रंथ लिखता है तो इतना समय का उलट फेर नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम जयनायक पृथ्वीराज विजय को ही ले लिए तो उसमें काव्य ग्रंथ जो वो भी तो काव्य ग्रंथ है जैसे पृथ्वीराज रासु है, पर उसमें घटनाएं और नाम बिल्कुल ठीक ठीक मिल रहे हैं। तो इस कारण शुक्ल जी इसको जाली ग्रंथ कह रहे हैं। इसका पूरा विवरण शुक्ल जी दे दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अगर पूछेगा कोई आपसे कि शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ क्यों कहा है इसको, तो आप बिल्कुल ठीक बताएंगे कि ना उसमें ऐतिहासिकता का मिल रहा है वर्णन, और उसमें अन्य पात्रों का जो उनके पात्रों का नाम मिल रहा है, और जो जो कुलवंश का है वहाँ वर्णन जो है कि अग्नि के आबू के यज्ञ से 4 कुल 4 क्षत्रिय कुल उत्पन्न हुए। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह जो है झांसी के शिलालेखों में कहीं नहीं मिल रहा है। झांसी और चंदेल और ये और राजाओं के जो शिलालेख हैं उनमें कहीं नहीं मिल रहा है कि ऐसे उसमें केवल सूर्यवंशी चंद्रवंशी आदि आदि कुलों का वर्णन मिल रहा है। तो यह जो है उसमें अग्नि के कुल वंशों का कहीं वर्णन नहीं मिला। तो यानी यह किसी कारण से जो है शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह काव्य ग्रंथ जो है इतिहास ग्रंथ नहीं है। और इसमें अब शुक्ल जी का जो किसी ने कह दिया जैसे काव्य ग्रंथ है, यह ऐतिहासिक पुस्तक तो है नहीं कि इसमें इतिहास के संबंध में बिल्कुल ठीक ठीक मिलेगा। पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि ठीक है भाई मान लिए कि इतिहास ग्रंथ नहीं है काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ ही है। पर काव्य ग्रंथ है ठीक है, पर कवि को इतना उलटफेर नहीं करना चाहिए। शुक्ल जी कह ही रहे हैं इतना उलटफेर नहीं करना चाहिए। जैसे भाई जयनायक का पृथ्वीराज विजय देख लीजिए, वो भी तो एक काव्य ग्रंथ है, उसमें घटनाएं मिल रही हैं, उसमें ठीक ठीक नाम मिल रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि जो पृथ्वीराज रासु बिल्कुल ठीक है। उसी के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह ग्रंथ पूरा जाली है। आगे चलते हैं। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर के कुछ पद चंद के भी बिखरे हुए हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें इधर उधर के कुछ जो पद है वह चंद के ही बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ सम्मत तो ठीक होते रहे। पर यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, पर पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयनायक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। यानी चंद का नाम कहीं जो है पृथ्वीराज विजय के अनुसार चंद नामक का कोई जो है कवि था ही नहीं। कवि चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं। वहां पृथ्वी भट्ट का यानी जयनायक जो है पृथ्वीराज का मुख्य भाट या बंदी राज जिसको कह रहे हैं वो पृथ्वी भट्ट नाम लिखा है। और चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया गया। यानी पृथ्वीराज यानी पूछेगा कि पृथ्वीराज विजय के चंद का नाम किस ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, तो पृथ्वीराज विजय जयनायक का जो पृथ्वीराज विजय है उसमें चंद का कहीं नाम नहीं लिखा गया, वहां पृथ्वी
भट्ट नामक कोई मुख्य भाट का नाम लिया गया है। अब आगे चलते हैं। इसमें यमक के द्वार से जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुक्त पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख कश्मीर कवि क्षैमेंद्र ने भी किया है। अब देखिए वही गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं वह कह रहे हैं कि चंद्रक कवि जो है इनका तो उल्लेख कश्मीर के जो कवि क्षैमेंद्र हैं। अब क्षैमेंद्र कौन सा संप्रदाय किए हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्षैमेंद्र कौन सा मत दिए हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्षैमेंद्र जो है कौन सा मत जो है दिए हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयनायक के कश्मीर लौटे जाने पर आया होगा। अब देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस अवस्था में यह कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाई नाम का कोई कवि था तो या पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा, पर जयनायक जब कश्मीर लौटे जाने पर आए होंगे तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि ये हीरा शंकर ओझा बता रहे हैं कि जयनायक के कश्मीर लौटे जाने पर आया होगा। यानी जब ये जयनायक जो पृथ्वीराज के समय थे जब यह कश्मीर लौट गए होंगे तो हो सकता है कि चंद्रवरदाई उसके बाद आए हों, यह गौरी शंकर हीराचंद ओझा कह रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र जो है गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी एक के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़न तैयार होता गया उनको सब लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। अब शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि यानी हीरा शंकर ओझा जो कह रहे हैं कि अगर जयनायक के कश्मीर लौटे जाने पर चंद्रवरदाई आए हों और जो कृष्ण यानी पृथ्वीराज के जो पुत्र हैं गोविंद चंद हीराराज या इन दोनों में से किसी एक वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भाट या कवि रहा होगा जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन की रचना की होगी। फिर वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि यही जो कल्पित भाट भड़क की तैयार होता गया और इन्हीं को लेकर सब चंद नामक पृथ्वीराज के समसामयिक माना है, उसी के नाम को यह रासो की इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई है। पृथ्वीराज रासो यानी चंद की पृथ्वीराज रासो है और उन्हीं के नाम को लेकर इतनी बड़ी इमारत जो पृथ्वीराज रासो नाम की खड़ी की गई है। अब शुक्ल जी आगे कहेंगे कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो बहुत ही निराश होना पड़ता है। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा है कि शुक्ल जी यह किस ग्रंथ के विषय में कहे हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है और दोहे और कुछ कुछ कवित्व छप्पे की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी और भरमार है जैसे संस्कृत की प्राकृत की नकल की हो। यहाँ तक ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये सभी लाइनें महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न कहीं से भी बना सकता है जानिए कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। यह किस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी कहे हैं तो यह पृथ्वीराज रासो के विषय में कहे हैं। अब आगे कह रहे हैं शुक्ल जी, कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है और क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। और इस दशा में भाटों के इस वाक जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय करना होने का असंभव होने के कारण शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसकी भाषा जो है कहीं कहीं जो है ऐसी इसकी भाषा है कि जो आधुनिक सांचे में ढली से दिखाई पड़ती है, क्योंकि नए रूप इसमें मिलते हैं, देश भाषा के रूप नहीं मिलते हैं इसमें।
और कहीं कहीं भाषा अपनी असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि कहीं कहीं भाषा जो है वही साहित्यिक रूप पुराना वाला रूप मिल रहा है, यानी वीर गाथा परंपरा रासों की परंपरा का जो है इसमें भाषा का प्रयोग मिल रहा है, और जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश दोनों के शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप में विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस बाग जाल को यानी माया जाल को शुक्ल जी कह रहे हैं कि कहीं पे कितना अंश असली है और कितना नकली है, यह असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास से और न साहित्य के इतिहास से जिज्ञासुओं के काम का है। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास से न साहित्य के इतिहास से जिज्ञासुओं के काम का है। यह किसके लिए कहा है शुक्ल जी ने? यह पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा है। अब शुक्ल जी आगे कह रहे हैं फिर देखिए कि महामहिम महाउपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक एक राजपुतानी में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी, जिनका वर्णन बंगाल के एक एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है, और उसके विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है, और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। यानी चंद का जन्म लाहौर में हुआ था, यह पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय और राजपुताने में आए, और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राज कवि हुआ। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता जो सोमेश्वर थे उनके समय के राजपुताने में आए थे। यानी अभी देखिए वहां शुक्ल जी कह रहे थे कि जिस दिन पृथ्वीराज जन्म लिए उसी दिन चंद्र जन्म लिए, और जिस दिन पृथ्वीराज संसार को छोड़े उसी दिन चंद्र ने छोड़ा। अब यहाँ कह रहे हैं कि उस एशियाटिक सोसाइटी ने जो छापा था, अभी शुक्ल जी उसका बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पृथ्वीराज रासो के अनुसार एशियाटिक सोसाइटी ने जो छापा था, यानी हरप्रसाद शास्त्री की जो खोजों से 3 यात्राएं उनकी खोजों में जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की जो छापा था, उसके अनुसार चंद का जन्म तो लाहौर में हुआ था, ये कह रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आए थे, यानी पृथ्वीराज के समय में चंद नहीं आए थे, उनके पिता सोमेश्वर के समय में आए थे और राजपुताने में आए, और पहले सोमेश्वर के दरबारी और उसके पीछे यानी आगे, पीछे का मतलब आगे शुक्ल जी कह रहे हैं। हमने कई सारे लेक्चरों में क्लासों में बता दिया है कि जहां शुक्ल जी पीछे शब्द का प्रयोग करेंगे मतलब आगे के लिए करेंगे। तो पृथ्वीराज का मंत्री और सखा और राज कवि हुआ, और पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था, यानी पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था, और वह भी बहुत सी भूमि चंद को दे दी थी। यानी पृथ्वीराज ने जो है उनको नगरों में बसाया था और उनको बहुत सी भूमि चंद को जो है दे दी थी। और शास्त्री जी का कहना है, यानी कौन शास्त्री जी? हरप्रसाद शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं, और इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई थी। यानी नानूराम भाट जो है वह चंद वरदाई के जो है वंशज का, मतलब चंद के वंशज कौन है? नानूराम भाट हैं। अब यही देखिए आगे चलेंगे तो सूरदास जी भी अपने को चंद्रवरदाई का वंशज ही कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें मिल जाएगा कि देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के हुए थे, चंद के 4 लड़के हुए थे, ये नानूराम जी कह रहे हैं। यानी शास्त्री जी से जो नानूराम भाट मिले थे, ये अपना वही जो है अपना वंश परिचय बता रहे हैं कि हम चंद की कैसे वंश में आते हैं, यही देखिए बताएंगे। और साहित्य लहरी, साहित्य सुरावली में सूरदास जी भी जो है अपने परिवार, अपने जो है वंश का वर्णन करेंगे, तो उसमें जो है चंद को अपना वंशज मान रहे हैं। यही आगे देखिए चलेंगे बताएंगे कि नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया और दूसरे का कुछ पता नहीं है, और तीसरे के वंशज अंभोर का मतलब देखिए वहां पे अजमेर था, अंभोर का मतलब अजमेर, यानी तीसरे वंशज अंभोर में जो बसे, और चौथे जल का वंश नागौर में चला। और पृथ्वीराज ने चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार किया है कि दहित पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुद्र शशिभान। और पृथ्वीराज रासो में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं।
पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के कितने पुत्रों का नाम, 10 पुत्रों का नाम, और नानूराम भाट जो बता रहे हैं शास्त्री जी से, वो 4 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं, पर पृथ्वीराज रासो में 10 पुत्रों का वर्णन किया गया। ये पूछेगा कि नानूराम भाट जो है वो चंद के कितने पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं, तो 4 कर रहे हैं, पर पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के कितने पुत्रों का वर्णन नाम दिया गया है, 10 पुत्रों का। अब देखिए वही साहित्य लहरी में आ गया कि सूरदास की साहित्य लहरी की एक टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी हुई है, यानी साहित्य लहरी, ये पुस्तक साहित्य लहरी है, नोट करिएगा। अगर पूछेगा कि सूरदास के किस ग्रंथ में जो है सूर की वंशावली का नाम दिया गया है, तो वो साहित्य लहरी है, वह साहित्य लहरी है। और नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में, नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उनके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया, और पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया, और अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था और उससे उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नाम अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, और उन्होंने महोबा के समय की जो नकल महामहिम उपाध्याय पंडित हरप्रसाद को शास्त्री को दी थी वो और भी उठपटांग है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो नानोराम भट्ट हैं वो जो कह रहे हैं कि असली जो है पृथ्वीराज रासो जो मेरे पास रखी हुई है, वह जो महोबा के समय में उनको दिए थे उसकी नकल अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है, और भी ऊटपटांग और रद्दी है। अब देखिए भट्ट केदार के बारे में, भट्ट केदार के बारे में, एक मिनट, भट्ट केदार के बारे में, भट्ट केदार और मधुकर कवि, भट्ट केदार और मधुकर कवि संमत 1224 से 1243 तक, इनका समय काल दोनों लोग का एक ही है, 1224 से 1243 तक संमत में है सब, नोट करिएगा आप लोग। भट्ट केदार और मधुकर कवि का समय 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज की कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के राजा जयचंद, वही सुंदरी की पुत्री विजयपाल और सुंदरी की पुत्री विजयपाल और सुंदरी का पुत्र जो है जयचंद, यानी विजयपाल और सुंदरी का पुत्र जो है जयचंद, जयचंद राठौर का गुणगान किया। यानी पृथ्वीराज का गुणगान कौन, पृथ्वीराज का गुणगान चंद्रबरदाई ने किया, और भट्ट केदार ने जो है जयचंद प्रकाश नाम का जो रचना जो है ये जयचंद की गुणगान के लिए लिखा। आगे चलते हैं। रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है, यानी रासो में जो है चंद, कवि चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, इसको नोट करिएगा। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, ये भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया। इसी प्रकार जय मयस जसचंद्र का नाम का एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था, यानी जय मयस जसचंद्र का मधुकर कवि ने लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जयचंद प्रकाश और जय मयस जसचंद्र का नाम के ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये दोनों उपलब्ध नहीं है, और जय मयस जसचंद्र का एक बड़ा ग्रंथ बताए हैं शुक्ल जी, और केवल इनका उल्लेख सिंघायच के दयाल दास के राठौरडी ख्याति में मिलता है, यानी जय मयस जसचंद्र का और जयचंद प्रकाश का उल्लेख दयाल दास के राठौरडी ख्याति में मिलता है। ये पूछेगा कि जयचंद प्रकाश और जय मयस जसचंद्रिका का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सिंघायच दयाल दास कृत राठौरडी ख्याति में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दयाल दास कृत राठौरडी ख्याति में मिलता है, दयाल दास कृत राठौरडी ख्याति में मिलता है। ये नोट करिएगा कहाँ मिलता है, जय मयस जसचंद्रिका का और जयचंद प्रकाश का तो दयाल दास कृत राठौरडी ख्याति में मिलता है।
अब आगे कह रहे हैं कि जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है, यानी राठौड़ी ख्याति जो है बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। और इस ख्याति में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। आगे चलते हैं। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत में दो प्रधान साम्राज्य थे, और एक तो था गहरवारों का यानी राठौरों का और विशाल साम्राज्य, और जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिम प्रांत था। और कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत और धन दान संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। यानी जो गहरवार थे यानी जो राठौर थे वह जो है अधिक संपन्न थे, अधिक धन धान्य और विस्तृत संपन्न थे और देश के प्रधान भाग पर वही थे। आगे कह रहे हैं कि गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी, और इसी कन्नौज से गहरवार राजा काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। यानी जयचंद का जो प्रभाव कहाँ था, बुंदेलखंड के राजाओं पर था। और कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा, कालिंजर के महोबे या चंदेल के राजा परमारी देव यानी परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे। परवीर देव ये जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी और चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अब आगे चलेंगे। जगनीक के बारे में बता रहे हैं, और जगनीक का समय काल 1230 संवत है। नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। जगनीक का समय काल 1230 संवत है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे। यानी कालिंजर के जो राजा परमार थे उन्हीं के यहाँ ये जगनीक नाम के कोई भाट रहते थे, जिन्होंने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल जो है ये जगनीक की रचना है। आला और उदल, जिसको परमाल रासो भी हम लोग कहते हैं। आला और उदल उदय सिंह और के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन और वीर गीतात्मक के काव्य के रूप में लिखा गया है, जो इतना सर्वप्रिय हुआ है कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तर भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज के साम्राज्य के अंतर्गत थे या हो गए थे। जगनीक के काव्य आज कहीं आगे कह रहे शुक्ल जी कि जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और यह गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है, और यह बरसात में गाए जाते थे। यानी बरसात में आला और उदल की जो कथाएं होती थी वह कब गाई जाती थी? यह तो कई बार एनटी ने पूछा है कि आला और उदल की कथाएं कब गाई जाती थी? बरसात में गाई जाती थी, ग्रीष्म में गाई जाती थी, शरद में गाई जाती थी या बसंत में गाई जाती थी? तो यह बरसात में गाई जाती थी। और गाँव में जाकर देखे तो मेघ गर्जना के बीच में किसी अलहैते को ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, अब बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि 12 बरस कुकुर जीता है यानी कुत्ता जीता है, और 13 बरस जो है सियार जीता है, और 18 बरस केवल क्षत्रिय जीते हैं, और आगे का जीवन धिक्कार। यानी वीरता का वर्णन है आला और उदल की। तो यह आला खंड में है, यह जगनीक की रचना है। यह जगनीक की यह पंक्ति जो है किसकी है? 12 बरस ले कुकर जीवे, यह जगनीक की पंक्ति है। और आगे कह रहे हैं शुक्ल जी कि इसी प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत और वीरत्वपूर्ण प्रतिध्वनि उनके अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है, और इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है, और देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ,
वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया और बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरिंच, देशों और जातियों में जैसे फिरंगी के नाम में सम्मिलित होते गए और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतियां सुरक्षित मिलती। अब आगे कह रहे हैं शुक्ल जी, पर यह गाने के लिए रचा गया था। यह ग्रंथ जो है, यह आला खंड जो है, यह गाने के लिए रचा गया था। यह गाने के लिए रचा गया था और इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ में इसकी रक्षा का कोई और नहीं बढ़े। यानी यह केवल गीत था, यह केवल जो है गीत था और इसकी रक्षा के लिए कोई जो है आगे नहीं बढ़ा और यह जनता के बीच में ही इसकी गूंज बनी रही। पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। और आला का प्रचार या तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। यानी पूछेगा कि आला का मूल केंद्र कहाँ माना जाता है, तो यह बैसवाड़ा में माना जाता है। शुक्ल जी कहे हैं वैसे तो ये सारे उत्तर भारत में है, पर इसका मूल केंद्र जो है बैसवाड़ा है। केंद्र कहाँ माने हैं शुक्ल जी? बैसवाड़ा कह रहे हैं यहाँ पे कि आला का मूल केंद्र जो है इसका बैसवाड़ा है और वहां इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं और बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। इन गीतों के साधारण समुच्चय को आलाखंड कहते हैं, जिसके अनुमान होता है कि आला संबंधित ये वीर गीत जगनीक के रचे हुए उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेल की वीरता के वर्णन का लिखा गया है। यानी ये वीर गीत जो है जगनीक के द्वारा रचा गया बड़े काव्य का, यह जो है वह चंदेल की वीरता का वर्णन इसमें है। ठीक। और आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफेर शाखा के क्षत्रिय थे और इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। और फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया था। और यह प्रश्न कई बार पूछा है कि आलाखंड का किसने जो है गीतों का संग्रह जो है छपवाया था। यह पूछा गया प्रश्न है कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने। किसने? चार्ल्स इलियट ने। यह कई बार प्रश्न पूछा है, यह मोस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है आलाखंड को किसने संग्रहित करवाया था। तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने 60-70 वर्ष पूर्व इसे छपवाया था। यह नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लाइन ये इंपॉर्टेंट है। यह कई बार प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए यह लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ से ये कभी भी पूछ सकता है। और आगे चलिए, 7वां श्रीधर के बारे में बता रहे हैं। इनका रणमल छंद नामा, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद यानी 1454 में रणमल छंद श्रीधर का जो है 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा गया है, जिसमें राठौर के राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है। उसमें पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। रणमल छंद 1454 में और इसमें सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी और एक पद नीचे दिए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग प्रकरण 4 पे। अब आगे प्रकरण 4 पे जो फुटकल रचनाएं हैं। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ फुटकल रचनाओं की बात कर रहे हैं कि वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोल चाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा में बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि अब वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोल चाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा में बहुत कुछ असली रूप पता चलता है। पता देने वाले दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति, यानी दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति कहाँ के हैं? तिरहुत के हैं। और इनके पहले कि जो संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृतिक की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है।
और लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी एक का ध्यान ही नहीं था। जैसा पुराना चावल भी बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तकों में रचने वालों के व्यवहार के योग्य समझी जाती थी। और यह लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक में रचने वालों के व्यवहारों के योग्य समझी जाती थी। यह लाइन जो है एनटीए ने देख के पूछ लिया था एक बार, यह लाइन जो है, यह पंक्ति जो है किसकी द्वारा कही गई है, तो यह शुक्ल जी द्वारा कही गई है। यह लाइन इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, नोट करिएगा इसको। यह पूछा गया सवाल है कि जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, और वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक में रचने वालों के व्यवहार के योग्य समझी जाती थी। अब आगे चलते हैं। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में, यानी शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि पश्चिम की जो बोलचाल के गीत, मुख्य प्रचलित पद का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति के, यानी खुसरो जो है पश्चिम की बोलचाल के और विद्यापति पूर्व की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच का पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अब आगे चलते हैं। खुसरो के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं, नोट करिएगा। अब खुसरो पृथ्वीराज की मृत्यु के संवत 1249, यानी पृथ्वीराज की मृत्यु का समय 1249, यहाँ शुक्ल जी पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे, यानी 90 वर्ष आगे, पीछे का मतलब आगे, पृथ्वीराज की मृत्यु यानी 1249 के 90 वर्ष पीछे का मतलब आगे। खुसरो ने संवत 1340 में, यहाँ देखिए 90 वर्ष 1249 से 90 वर्ष 1340, शुक्ल जी ने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो पीछे का मतलब देखिए हमने बहुत क्लासों में बता दिया है कि पीछे का मतलब शुक्ल जी का आगे होता है। अब चलते हैं आगे। 1340 के आसपास रचना आरंभ की और उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों को जमाना देखा था। ये पूछा गया सवाल है कि खुसरो ने कितने राजाओं का देखा है, तो इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठानों का जमाना देखा था। और ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, ये लाइन तो पूछा गया है, नोट करिएगा इसको। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। यह शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है, तो यह खुसरो के लिए कहा है कि यह फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि की बात कर रहे हैं शुक्ल जी, तो खुसरो को टिक लगाएंगे आप लोग, आमिर खुसरो को। और इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। खुसरो का मृत्यु समय शुक्ल जी 1381 बता रहे हैं। और ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय थे। किसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, जिसे ढंग के दोहे, तुर्कबंदियां, पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा भी इन्हें हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो जानते हैं कि शुक्ल की पहेलियां और मुकरियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जो है खुसरो में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी या नहीं, तो ये उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। ये शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि उक्ति वैचित्र की यहाँ प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं, रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ पर इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा की बहुत काल से चला आता था। यानी खुसरो के समय भी काव्य भाषा जो है अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला था। अतः जिन पश्चिम प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी,
उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब यह बात पाई जाती है अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं, ठेठ खड़ी बोलचाल की पहेलियां मुकरियां और दूसरे सुखनों में ही मिलती हैं। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, यानी ठेठ हिंदी की जो बोलचाल की भाषा उसमें पहेलियां और मुकरियां और सुखनों में मिलती हैं। उनकी जो दो सुखने मिलती हैं वो भी जो है खड़ी बोली में मिलती हैं और कहीं कहीं उन्होंने जो है ब्रज भाषा की झलक भी दिखती है। पर इन गीतों और दोहों की भाषा ब्रज है, पर इनके गीतों और दोहों की भाषा ब्रज, यानी बोलचाल यानी खड़ी बोली की जो बोलचाल भाषा उनकी पहेलियां और मुकरियां और सुखनों में मिलती हैं और गीतों और दोहों की भाषा जो है उनकी ब्रज की है, मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यह ब्रज भाषा अपन देख उर्दू साहित्य के इतिहास के लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियां में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिली गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाले पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात की है कि तम्बाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ था और उसकी पहेली गोदाम अंग्रेजों के सूरत वाली कोठी थी, जिससे तम्बाकू का एक नाम सुरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मूर्ख परंपरा के बीच भी कुछ बदल गई होगी और उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, और किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहरित प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती हैं। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा भी कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि कबीर की जो बानी है, बानी की जो हस्तलिखित प्रतियां मिल रही हैं, वो भी पंजाबी भाषा लिए राजस्थानी है, जिसको सदुक्कड़ी भाषा भी शुक्ल जी ने कहा है। आगे चल के हम जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे शुक्ल जी सदुक्कड़ी भाषा। पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घर में चला समाया के स्थान पर चलिए चलाए समाइए, उन्हीं आइए के स्थान पर उनमी आइए, झुक आइए इत्यादि। यह बात कुछ उलझने की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय इठ विशिष्ट आदि रूप इष्ट इष्ट इठ इठ वशिष्ठ विशिष्ट विसिद्ध विशिष्ट वशिष्ठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिए मारिए आदि पुराने रूप में रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस घिसा कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की उपेक्षा, अब यह देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यह पंक्ति पूछा है, ने कई बार एग्जाम में पूछा है, तो यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है। खुसरो की उपेक्षा कबीर की उपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, और उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था और कबीर का धर्मोपदेशक थे। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी की पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अधिक उपेक्षा लिए हुए था, अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की पहेलियां और दोहे गीत दिए जाते हैं। अब देखिए ये पंक्तियां, देखिए जब हम यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे खुसरो की पहेलियां मुकरियां, तो उसमें भी ये पंक्तियां दी गई हैं कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औध भरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसके एक न गिरे।
यह पहेलियां हैं और इसका जो है उत्तर होगा आकाश। इसका उत्तर जो है आकाश होगा, नोट करिएगा। और यह पंक्तियां इंपॉर्टेंट भी है, हम यूनिट 5 जब कंप्लीट कराएंगे आपको तो उसमें भी यह पंक्तियां आएंगी कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औत धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। यह आकाश है। अब एक 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 नार ने, एक भार ने अचरज किया, सा एक नार होगा, यहाँ पे भार दे दिया गया है, गलती से मिसप्रिंट है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप तिल को खावे, सूखी ताल सांप मर जावे। ये दिया और बाती है, ये दिया और बाती है, ये दिया और बाती है, नोट कर लीजिएगा, ये दिया और बाती है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहावे, खुसरो उसके बल बल जाए। ये पायजामा है, ये पायजामा है, नोट कर लीजिएगा। अर्थ तो इसका बूझोगे, मुंह देखे तो सूझोगे, यह दर्पण है, यह दर्पण है। आगे चलते हैं। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। ये पंक्तियां देखिए सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां उनको हमने यहाँ पे जो है कंटेंट के रूप में ले लिया है, तो आप इसको जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परीक्षा में एग्जामिनर नजरअंदाज कर देगा। तो इसलिए यह पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं कि चूक भई कुछ यास ऐसी, देश छोड़ भई परदेसी। यह पंक्तियां खुसरो की है। अगर यह पंक्तियां देख के पूछ देगा कि यह पंक्तियां किसकी हैं, तो यह खुसरो की पंक्तियां हैं। एक नार पिया को भानी, तन बाको सागर जो पानी। यह भी पंक्तियां देखिए, यह भी जो है खुसरो की हैं। आगे देखिए, चाम मास बाके नहीं नेके, हाड़ 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 में वाके छेद, मोह अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। ठीक। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्जवल वर्ण अधीर धन, एक चित्त ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। यह बगुला है, यह बगुला है। खुसरो रैन सुहाग के, जाके पी के संग, तन मेरो मन पीठ के, दो भय एक अंग, गोरी से वे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। यह अपने गुरु पीर जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर, मोइनुद्दीन चिश्ती के मृत्यु पर कहे हैं इन्होंने। गोरी सेवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। ये अपने गुरु की मृत्यु पर कहे हैं। और मेरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरी माल, सुनी से डरावन लागे, बिरा अगिन मुही डस डस जावे। ये खुसरो की पंक्ति हैं। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बकस पीर, जोई जोई ध्यावे, ते ते फल पावे, मेरो मन की मुराद भर दीजो आमिर। ये खुसरो की ही पंक्तियां हैं। ये सब पंक्तियां देखिए खुसरो की हैं और सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया है। और ये पंक्तियां तो आप लोग सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। जी हाल मस्की मगन तकाफुल, दुराय नैना बनाए वत्या, किताब हिजरा न दार एजा, न लेह काहे लगाए छतिया, सयान हिजरा दराए जुलूफ व रोजा, बसलत चुम उम्र को तहे, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, अधेरी रतिया। यह सब पंक्तियां जो है खुसरो की हैं और यह इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग विद्यापति पर। और विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि अब जैसे अपभ्रंश काव्य में हमने विद्यापति को भी शुक्ल जी ने थोड़ा सा इनका परिचय कराया था, तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल किसको कहलाए हैं शुक्ल जी? मैथिल कोकिल किसको कहा है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इनकी पदावली है, इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति की बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, यानी बंगाल वाले अपनी ओर खींचते हैं। और सरजाज ग्रेसन ने भी
इन्हें बिहारी और मैथिली ही को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। यानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है बिहारी और मैथिली को जो है मागधी से निकले होने के कारण हिंदी से जो है अलग मान लिए हैं। कौन? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन है बिहारी और मैथिली को जो है मागधी से निकलने के कारण हिंदी से जो अलग मान रहे हैं, पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य सामग्री को किसी काल विभाग में नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। ग्रियर्सन के इस मत का खंडन करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप जो कह रहे हैं अपने भाषा शास्त्र की दृष्टि से, उसके हिसाब से हम लोग नहीं कह सकते कि यह जो है ठीक है, दूरी है, तो इसका यह मतलब यह नहीं है कि यह जो है हिंदी से बिल्कुल अलग है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकैब्युलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो उर्दू और हिंदी का साहित्य एक ही माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज यानी खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि के रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे को ही बोली समझते हैं। यानी बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आइल, अइला, गइल, गइला, हमरा, तोही आदि बोले जाने पर भी वहां की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है कि शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासु पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर, यानी विद्यापति को बंगला वाले अपनी तरफ खींचते हैं, बिहार वाले जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इनको बिहारी और मैथिली को जो है हिंदी से अलग मानकर अलग कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार हिंदी साहित्य जो है बिसल देव यानी राजस्थान का जो बिसल देव रासो है उस पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर यह किसका कथन है? तो यह शुक्ल जी का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो यह शुक्ल जी का कथन है। आगे चलते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारी की हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो जयदेव की रचना है, जो जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही जो है इनकी रचना, गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना उन्हीं के अनुकरण पर ही की गई हो और इनका माधुर्य अद्भुत है। आगे चलेंगे तो हम लोग सूरदास से भी यही प्रभाव दिखेगा, वो भक्ति काल में हम लोग बात करेंगे। और इनका माधुर्य अद्भुत है। और विद्यापति शैव थे, ये नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे, तो यह वैष्णव नहीं है, शैव थे। राधा कृष्ण की जरूर पंक्तियां लिखी हैं, पर ये जो है शैव थे। और इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो राधा कृष्ण की जो पंक्तियां हैं यह जो है भक्त के रूप में नहीं किए हैं, यह श्रृंगारिक रूप में किए हैं। और आगे चल के कहेंगे कि यह जो है राधा सुमिरन केवल बहानो है। आगे चलिए देखते हैं। और विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में ना समझना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि इनको जो लोग, कुछ लोग जो है भक्त परंपरा में, और आगे चल के कहेंगे कि वही आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये लोग तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारिक पदों की भी ऐसे लोगों को आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्त का एक प्रधान अंग है, और जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं।
जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकलने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 के तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, यानी तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ 1460 में विद्यापति वर्तमान में थे। और उनके नीचे दो पद देखिए, सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन यह धीरे, सपने रूप बचन एक, भाषे मुख दूर करऊ चीरे। यह विद्यापति की जो है पंक्तियां हैं, यह विद्यापति की पंक्तियां हैं, यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जितनी पंक्तियां आ रही हैं सब नोट करते हुए चलिएगा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। और कलिकहल पिए साझे रे, जाई माई मरुदय देश, मोह अभागिल नहीं जानल रे, संग जवैते जोगिन बेस। यानी मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हामिर के समय तक ही समझना चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि मोटे काल तक वीर गाथा काल का जो समय है वह हामिर देव यानी राजा भोज से लेकर हामिर देव तक, राजा भोज से लेकर हामिर देव तक यानी 1050 से 1375 तक ही समझना चाहिए। इसके उपरांत मुसलमान का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा और न मुसलमानों से जनता की चित्रवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चल पड़ी। और मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जमे जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह्य रूप में प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार की स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हामिर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना भी नहीं हुई है। अब समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल के किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो वीर गाथा की परंपरा है, वीर काव्य की जो रचना है, वह ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद समाप्त हो गई। वीर गाथाओं की रचनाएं अब भी चलती रही। यानी यहाँ शुक्ल जी देखिए कह रहे हैं कि जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई है वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी है, यानी वह सूखी नहीं है। यानी काव्य सरिता जो काव्य रूपी गंगा है उसका वेग जो प्रवाहित पहले था वीर गाथा काल में, जो बहुत वीर गाथाएं काव्य रासो काव्य ही वीर चरित्र काव्य ही लिखे जा रहे थे, बहुत लिखे जा रहे थे। वह ऐसा नहीं है कि वह समाप्त हो गया हिंदी साहित्य में, नहीं, वह उनकी रचनाएं होती थी पर वह जो है मंद पड़ गई, वह मंद गति से बहने लगी। और 900 वर्ष यानी शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने वर्षों का, 900 वर्षों का, पिछली क्लास में हमने बताया था कि शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने वर्षों का, तो 900 वर्षों का। कितने वर्षों का? 900 वर्षों का। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि कितने वर्षों का? 900 वर्षों का। तो आज यह जो है आदिकाल यानी प्रकरण 3 आदिकाल प्रकरण 1 से जो है 4 तक, आदिकाल में प्रकरण 1 से 4 तक यह क्लास यहाँ पे पूर्ण हो गई। और आगे हम लोग बात करेंगे पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल शुक्ल जी ने नाम दिया है, उस पर बात करेंगे। तो अब आपको यह क्लास कैसी लगी? अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी कर दिया करिए। और आनंद ऑनलाइन एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी यह बताइए कि आनंद ऑनलाइन एकेडमी पर जो है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा थ्योरी सीरीज की क्लास जो है चल रही है। और अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में जो है इसको आनंद ऑनलाइन एकेडमी के बारे में बताइए। यह चैनल देखिए आप ही लोगों का है, आप ही लोग यह प्रचार नहीं करेंगे तो यह इसका प्रसार नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और आप सभी का धन्यवाद।